तो जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एजुकेशन किंग पर। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हम पढ़ा रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास, और उसमें हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत पढ़ लिया है और हड़प्पा सभ्यता तक को पढ़ लिया है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो पिछले क्लास में 12 क्लास हो चुका है, ठीक है, जिसमें इतना कुछ हमने पढ़ा। और आइए हम वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। देखिए, जो वैदिक सभ्यता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद भारत में जिस सभ्यता का उदय हुआ या विकास हुआ, उस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। और इस सभ्यता का जो निर्माता थे या निर्माणकर्ता, वह आर्य थे। कौन थे दोस्तों? आर्य। यानी वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन थे? आर्य थे। और आर्य जो थे दोस्तों, एक पशुचारक थे, यानी पशु चराने वाले थे। और ये मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आए थे। क्या होते हुए थे? कौन सा देश? ईरान होते हुए। और आपको बता दें दोस्तों कि प्रोफेसर मैक्स मुलर हैं, उनका ये मानना है कि आर्य जो थे मध्य एशिया के रहने वाले थे, प्रोफेसर मैक्स मुलर का। और आपको बता दें कि ये बात से, यानी इस बात से कि जो आर्य थे मध्य एशिया के रहने वाले हैं, इस बात से अधिकांश विद्वान जो है सहमत हैं। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं कि जो बैलगाड़ी पर एक आदमी बैठा हुआ है, चित्र में आप देख सकते हैं। और ये जो आदमी है मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आया है। ये दूसरा कोई और नहीं, ये आर्य हैं। कौन है दोस्तों? ये आपके आर्य हैं, जो कि मध्य एशिया से ईरान होते हुए भारत आए थे। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया। जो मैक्स मुलर थे विद्वान, उन्होंने सबसे पहले 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया, यानी एक उच्च जाति के रूप में किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्रेष्ठ का जो अर्थ होता है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ, वो होता है कुलीन। जो श्रेष्ठ का आर्य नहीं, आपको बता दें कि आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य का जो आर्य शब्द है, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट्स है, कह रहा है कि आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा जो थी संस्कृत थी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया कि आर्यों की जो वैदिक सभ्यता थी, ठीक है, वो कैसी सभ्यता थी, नगरीय या ग्रामीण? तो आपका हो जाएगा ग्रामीण सभ्यता। और आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा फैक्ट्स है, निवास स्थान, यानी आर्यों का निवास स्थान क्या था। तो देखिए दोस्तों, प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार जो था, मध्य एशिया था आर्यों का निवास स्थान। प्रोफेसर मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्यों का जो निवास स्थान है ये मध्य एशिया है, यानी आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे, ऐसा प्रोफेसर मैक्स मुलर का मानना है। ठीक है, अगला नंबर फैक्ट्स है कि बाल गंगाधर तिलक ने द आर्कटिक होम सिद्धांत देते हुए आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र को बताया। ठीक है, अगला नंबर फैक्ट्स कह रहा है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के रहने वाले थे। कहाँ के? तिब्बत के। और अगला जो फैक्ट्स है, कह रहा है कि पेनका के अनुसार आर्य जर्मनी के रहने वाले थे। तो देखिए, यहाँ से पूछेगा आपको, यहाँ पर एक विद्वान या किसी लोग का नाम दे देगा, जैसे में पेनका दे देगा या गाइल्स दे देगा या स्वामी दयानंद सरस्वती दे देगा, और पूछेगा कि इनके अनुसार आर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि किनके अनुसार कहाँ के रहने वाले थे आर्य। ठीक है, तो पेनका के अनुसार आर्य जर्मनी के रहने वाले थे और स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत के रहने वाले थे। ठीक है, और आपको बता दें कि गाइल्स के अनुसार आर्य जो थे हंगरी के रहने वाले थे। कहाँ के? हंगरी के। ठीक है, और अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य जो थे सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच इसका कालखंड को माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल, दूसरा जो है वैदिक सभ्यता का दूसरा भाग, वह है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच इसका कालखंड को माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि देखिए, अब आइए थ्योरिटिकल के हिसाब से देखिए, कह रहा है कि फैक्ट्स हमारा कि वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें पहला ऋग्वैदिक काल है, जिसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से
1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल है उसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक, इस अवधि के दौरान यानी जो ऋग्वैदिक काल है, इस अवधि के दौरान ऋग्वेद की रचना हुई है। ठीक है, किसकी रचना हुई है दोस्तों? ऋग्वेद की रचना हुई है, जिस कारण इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वेद की जब रचना हुई है इस कारण इसे ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। इस काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, यानी जो ऋग्वैदिक काल है इसे पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है, आपको बता दें। ठीक है, अगला जो कह रहा है इसमें हमारा अगला लाइन कि इस कालखंड, ठीक है, इस कालखंड तथा आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला जो मूल ग्रंथ है, यानी इस कालखंड कहने का अर्थ है कि जो ऋग्वैदिक कालखंड है उस कालखंड तथा आर्यों के विषय में जानकारी देने वाला जो मूल ग्रंथ है वह है आपके ऋग्वेद। ठीक है, जो यह बताता है कि आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के रहने वाले थे, और सप्त सैंधव का अर्थ जो होता है दोस्तों वह होता है 7 नदियों का क्षेत्र। ठीक है, 7 नदियों का क्षेत्र होता है, और 7 नदियों का क्षेत्र कौन कौन सा है दोस्तों? सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, सरस्वती। इन 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर हमारा जो फैक्ट है कह रहा है कि आर्य सभ्यता का विस्तार मूलतः सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी द्वाब तक के क्षेत्र में देखने को मिलता है। जो आर्य सभ्यता है उसका विस्तार जो है, यानी जब जहाँ तक फैला हुआ है उसका विस्तार सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी का जो द्वाब है वहाँ तक के क्षेत्र में देखने को मिलता है, और इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हमारा अगला पॉइंट कि वैदिक काल का दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ठीक, और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के कालखंड को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का खंड क्या है? उत्तर वैदिक काल का जो कालखंड है वह है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, और इस अवधि के दौरान ये जो तीनों वेद हैं, ऋग्वेद को छोड़कर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेद की और ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद इत्यादि की रचना हुई है, और ये सभी वैदिक साहित्य उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यानी जो अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अरण्यक है, उपनिषद है इत्यादि से उत्तर वैदिक काल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट्स कह रहा है दोस्तों कि ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने नदियों का उल्लेख है, तो 25। तो जिसमें सबसे अधिक बार जो वर्णित नदी है दोस्तों वह है आपके सिंधु नदी, और वहीं जो ऋग्वैदिक काल के आर्यों के लिए सबसे पवित्र जो नदी है वह सरस्वती नदी को बताया गया है। यानी जब ये पूछेगा कि जो ऋग्वैदिक काल है उनमें, या वैदिक सभ्यता पूछेगा कि ऋग्वेद में जो 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें जो सबसे अधिक बार जो वर्णित नदी है, ऋग्वेद में सबसे वर्णित नदी यानी चर्चित नदी वह है सिंधु नदी, और ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों के लिए सबसे पवित्र नदी है वह है सरस्वती नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा फैक्ट है दोस्तों कह रहा है कि सरस्वती नदी के लिए ऋग्वेद में जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वह है आपका क्या? नदीत्मा। नदीत्मा कहने का अर्थ है यानी नदियों में माता। क्या कहा गया है दोस्तों? सरस्वती नदी को नदियों में माता। और अगला क्या कहा गया है? मातेत्मा यानी माताओं में माता, और देवीत्मा यानी देवियों में माता। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों में माता यानी नदीत्मा, मातेत्मा यानी माताओं में माता, और देवीत्मा देवियों में माता कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा कह रहा है कि ऋग्वेद में गंगा की चर्चा यानी जो गंगा नदी है उसकी चर्चा 1 बार और यमुना नदी की चर्चा 3 बार देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ये आएगा कि ऋग्वेद में गंगा नदी की जो चर्चा है वह कितने बार देखने को मिलता है, और यमुना नदी की चर्चा जो है कितने बार देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा पॉइंट्स है ये आपको बता दें हम, ये आपका पॉइंट बताएगा कि जो आधुनिक नदी है, अभी आधुनिक नदी का नाम, उसका प्राचीन नाम क्या था। तो देखिए जो रावी नदी है उसका प्राचीन नाम था आपका परुष्णी। क्या था? रावी का था परुष्णी। और जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम था क्या दोस्तों? बिपाशा। क्या था? बिपाशा। और सतलज का नाम था सतुद्री। क्या नाम था सतलज का? सतुद्री।
झेलम का बितस्ता, चिनाब का आस्किनी, क्या था चिनाब का दोस्तों? आस्किनी नाम था, प्राचीन नाम। और इंडस जो नदी है, इंडस नदी का प्राचीन नाम था सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है उसी को आज इंडस नदी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि ऋग्वेद और ईरान के मूल ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, उनमें समानता देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आपका आएगा कि ऋग्वेद है किस ग्रंथ में समानता देखने को मिलता है? ईरान के किस मूल ग्रंथ में समानता देखने को मिलता है ऋग्वेद से? तो आपका हो जाएगा जिंद अवेस्ता। ठीक है, अगला नंबर हमारा जो फैक्ट्स है या पॉइंट है जो कहिए, कह रहा है कि ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी दोस्तों वह ब्राह्मी थी, और ब्राह्मी जो लिपि है बायां से दायां लिखा जाता है। क्या था दोस्तों? जो मूल लिपि था वह था ब्राह्मी, और ब्राह्मी लिपि जो है बायां यानी लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। और इस लिपि को जो सर्वप्रथम व्यक्ति पढ़े हैं वह है आपके जेम्स प्रिंसेप। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं, कह रहा है कि इस लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता जेम्स प्रिंसेप को लगी थी। ठीक है, और इस लिपि जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि का ही जो आधुनिकतम रूप है वह है देवनागरी, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत भारत की संवैधानिक लिपि है। जो देवनागरी लिपि है ये अनुच्छेद 343 के तहत भारत की संवैधानिक लिपि है, और यह लिपि भी बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है, यानी जो देवनागरी है वह भी लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर जो देखिए, अगला हमारा कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल को जो बांट कर पढ़ा गया है, तो कैसे कैसे बांट कर? देखिए, ऋग्वैदिक को सबसे पहले आपको ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन के बारे में बांट कर पढ़ा गया है, फिर उसके राजनीतिक जीवन को पढ़ा गया है, फिर उसके धार्मिक जीवन को, फिर उसके आर्थिक जीवन को। ठीक है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे: सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों सामाजिक जीवन। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था कैसा था ये देखेंगे हम। आइए स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन था ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से हमें यह पता चलता है या जानकारी प्राप्त होती है कि ऋग्वेद में दोस्तों समाज में, ऋग्वेद के समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति थी, 4 वर्णों की उपस्थिति थी। ठीक, तथा इस समय वर्णों का जो निर्धारण होता था वह कर्म के आधार पर होता था, यानी जो वर्ण था जाति वर्ण, उसका जो निर्धारण होता था वह कर्म के आधार पर, यानी जैसा आप काम करते हैं उसी जाति में, उसी वर्ण में आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि ऋग्वैदिक समाज में 4 वर्णों की उपस्थिति थी। ठीक है, कौन कौन से वर्ण दोस्तों? पहला जो वर्ण था वह था ब्राह्मण। ठीक है, और इनका जो काम था अध्ययन और अध्यापन करने वाला ब्राह्मण कहलाता था, यानी जो अध्ययन यानी जो पढ़ता था या पढ़ाता था। ठीक है, जो पूजा पाठ या पढ़ाई लिखाई का जो काम जानता था उसी को ब्राह्मण कहा जाता था या ब्राह्मण कहलाता था। अगला जो है वर्ण वह है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो शासन प्रशासन करता था उसे क्षत्रिय कहा जाता था या कहलाता था। ठीक है, और वैश्य कृषि और पशुपालन करने वाला वैश्य कहलाता था, यानी जो खेती करता था, पशुओं को पालता था उसे वैश्य कहा जाता था। ठीक है, जो शूद्र है, शूद्र यानी जो तीनों के ऊपर जो तीनों वर्ण है, यानी जो तीनों जाति है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो तीनों वर्ण है इनकी सेवा जो करता था उसे शूद्र कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा एक पिक छोटा सा मैंने लगाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है आपका ब्राह्मण और है ये क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था है ये, और ये है आपके शूद्र और ये है आपके वैश्य। ठीक है, 4 वर्ण थी, 4 वर्ण की ऐसी व्यवस्था थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार का प्रचलन हुआ करता था। संयुक्त परिवार माने एक साथ परिवार का प्रचलन हुआ करता था। इस समय दादा दादी नाना नानी चाचा चाची सभी एक साथ रहते थे, यानी घर के जितने भी सारे सदस्य थे इन्हें
सभी लोग को साथ में रखा जाता था या साथ में रहते थे। और आपको बता दें दोस्तों कि दादा दादी और नाना नानी जो शब्द हैं इनके लिए नप्तरी शब्द का उपयोग किया गया है, नप्तरी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दादा दादी और नाना नानी हैं इनके लिए नप्तरी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा दोस्तों कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में समाज की आधारभूत इकाई जो थी वह परिवार थी, और परिवार के जो मुखिया थे पिताजी होते थे, जिसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल में समाज की आधारभूत इकाई थी वह थी आपका परिवार। क्या थी दोस्तों? परिवार। और परिवार के जो मुखिया होते थे यानी हेड वह पिताजी होते थे, जिसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों हमारा कि इस समय जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक यानी पिता को मानने वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी समाज में महिलाओं की जो स्थिति थी काफ़ी अच्छी थी, यानी जो कहने का अर्थ है कि महिलाओं को जो सम्मान मिलता था, इज्जत मिलता थी, प्रतिष्ठा मिलती थी, वह काफ़ी अच्छी स्थिति में मिलती थी। ठीक है, और इस समय के जो महिलाएं थी शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। और इस समय कई विदुषी महिलाएं जैसे लोपामुद्रा, घोषा, ठीक है, कई विदेशी जो महिलाएं थी, विदुषी महिलाएं, जैसे में आपका लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपला देखने को मिलता था। ठीक है, देखने को मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और कह रहा है हमारा अगला लाइन कि इस समय महिलाएं यज्ञ कार्य में, जो यज्ञ होता है महायज्ञ, उस कार्य में भाग ले सकती थी। ठीक है, महिलाएं। और साथ ही साथ महिलाओं को भी उपनयन संस्कार का अधिकार होता था। ठीक है, उपनयन संस्कार का अधिकार होता था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हमारा कि इस समय बाल विवाह प्रथा, यहाँ पर होगा आपका सती नहीं सती प्रथा होगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर होगा आपका सती प्रथा। क्या होगा दोस्तों? सती होगा यहाँ पर। तो सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा और पर्दा प्रथा, इसका प्रचलन नहीं था। कब? ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीवन भर विधवा विवाह प्रथा, यानी आपका जो उसमें विधवा विवाह प्रथा कहने का मतलब ये है जिसका पति मर गया उसको जीवन भर विधवा रहना पड़ेगा, ये थी विधवा विवाह प्रथा। ठीक है, और उस जो विधवा था उसका विवाह किया जाता था, यानी किसी का जो पति मर गया तो विधवा हो गई तो उसका विवाह भी कर दिया जाता था किसी अन्य पुरुष के साथ। तो जीवन भर विधवा विवाह प्रथा, दास प्रथा इत्यादि का प्रचलन था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट्स कर रहा है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कहेगा हमारा क्वेश्चन यहाँ से कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजू। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस समय नियोग प्रथा का प्रचलन था। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो हमारा फैक्ट से कह रहा है कि इस समय विवाह के उपरांत कन्याओं को जो उपहार दिए जाते थे उसे वास्तु कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, मतलब जब विवाह होता है कन्याओं का या लड़कियों का तो जो उपहार में जो वस्तु दिया जाता है उसे वास्तु कहा जाता था। वास्तु। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तु कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें दोस्तों कि इस समय जो विवाह था, दो प्रकार का विवाह का प्रचलन था। एक था अनुलोम विवाह, एक था प्रतिलोम विवाह। तो आइए पहले पढ़ते हैं हम अनुलोम विवाह। तो देखिए, जब उच्च वर्ण कहने का अर्थ है कि यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, तो उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण के यानी शूद्र, ठीक है, शूद्र महिला है, तो जब उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण के महिला के साथ होता था, ठीक है, तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो उच्च वर्ण का पुरुष यानी ब्राह्मण, जैसे में पुरुष हो गया ब्राह्मण और महिला हो गई आपकी शूद्र जाति की यानी छोटे जाति की, तो उस विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अनुलोम विवाह। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कि ब्राह्मण पुरुष का विवाह शूद्र महिला के साथ होना अनुलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है, अब आइए प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह कहने का अर्थ यह है
कि जब उच्च वर्ण की महिला यानी यहाँ पर महिला उच्च वर्ण की रहेगी यानी जैसे ब्राह्मण की रहेगी, और निम्न वर्ण के पुरुष यानी नीच वर्ण के पुरुष रहेंगे यानी छोटे जाति के पुरुष रहेंगे, और ये जब दोनों विवाह करेंगे तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी को प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया। ठीक है, और नेक्स्ट हम अगले क्लास में जानेंगे। और हमारे जो ये चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा इसको चैनल को सब्सक्राइब करने से। इसमें आपको मॉडर्न हिस्टोरी, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स हर चीज़ का बारी बारी से आपको हम वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, और शुरू से बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्लास कराएंगे आपका मॉडर्न हिस्टोरी का, पॉलिटिक्स का, जियोग्राफी का और अन्य भी विषय का। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।